Hello students, welcome in my YouTube channel. From today, I am going to discuss a series of class 11th physics. In my first lecture, I am going to discuss introduction of class 11th physics syllabus. इसमें हम लोग स्टूडेंट्स देखेंगे कि अपने क्लास 11 की जो फिजिक्स है उसमें एनसीईआरटी की बोथ बुक्स में पार्ट ए एंड पार्ट बी में जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड स्टूडेंट्स साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर पूरे सिलेबस को तैयार करना है तो अपनी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसा सीक्वेंस होना चाहिए, किस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हमें पूरी स्टडी करनी हो। देन स्टूडेंट अगर आप लोग हमारे फर्स्ट लेक्चर से ज्वाइन हो रहे हैं देन हम आपसे कहेंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड इसको जितना से ज्यादा शेयर हो सके इसको शेयर जरूर करें। बिकॉज स्टूडेंट इस फर्स्ट लेक्चर से क्लास 11 के जितने ज्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ सकेंगे तो हमारी फर्स्ट वीडियो के साथ स्टडी करते हैं। स्टूडेंट हम अपना समय नहीं बर्बाद करते और चलते हैं अपने इंट्रोडक्शन की तरफ जो क्लास 11 फिजिक्स का टोटल सिलेबस डिस्कस करें। स्टूडेंट अपने पास एनसीईआरटी की दो बुक है। जो एनसीईआरटी की बुक पार्ट ए है उसमें जो सिलेबस है पार्ट ए में उसकी जो फर्स्ट यूनिट है वो है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फर्स्ट यूनिट फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट 1 फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। जनरली स्टूडेंट यूनिट 1 में जो सिलेबस कंसीडर किया गया है उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा फिजिकल वर्ल्ड, सेकंड चैप्टर होगा यूनिट्स मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस एंड थर्ड चैप्टर होगा डायमेंशनल एनालिसिस। देन स्टूडेंट जो अपना इसमें फर्स्ट चैप्टर आने वाला है चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड, चैप्टर 2 यूनिट measurement and error analysis and third chapter is dimensional analysis। एक्चुअली स्टूडेंट ये जो फिजिक्स है इट्स अ स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचर के स्टडी में हमें किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज की स्टडी करनी होती है या फिर कोई भी नेचुरल फिनोमिना है जिसकी हमें स्टडी करनी होती है। स्टूडेंट मान लीजिए सपोज दैट हमने किसी मटेरियल की कोई प्रॉपर्टी की स्टडी करना चाहा तो अगर हम उसको एक फिजिकल क्वांटिटी शो करना चाहते हैं देन फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमारे पास दो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशंस है जो फॉलो होनी चाहिए। इट मींस उस प्रॉपर्टी को या उस नेचुरल फिनोमिना को हमें डिफाइन करना होता है। डिफाइन करने के साथ साथ उसको मेजर करना भी जरूरी है। जब हम किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को इट मींस किसी भी मटेरियल के नेचर को अगर हम डिफाइन कर सकते हैं या साथ में उसको मेजर कर सकते हैं मतलब डिफाइन प्लस मेजर तो हम उसे एक फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। स्टूडेंट इट मींस किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी या किसी भी नेचुरल फिनोमिना को फिजिकल प्रॉपर्टी बनाने के लिए हमें उसको क्या करना होगा, डिफाइन प्लस मेजर करना होगा। तो स्टूडेंट ये जो पार्ट है हमारा फर्स्ट इसमें हम लोगों ने यही देखा है कि अगर हम उसको मेजर करना चाहते हैं
देन मेजरमेंट जो प्रोसेस है वो क्या होगा, मेजरमेंट के क्या रूल्स हैं, मेजरमेंट में यूनिट क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या है, और यूनिट है तो फंडामेंटल यूनिट, डिराइव यूनिट, ये सब क्या होती है, इसके बारे में हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, जब भी हम किसी फिजिकल प्रॉपर्टी का मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर होती है, तो उस एरर की एनालिसिस भी हमारी फर्स्ट यूनिट में ही इंक्लूड होगी। स्टूडेंट, हमें यह भी शो करना होता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी किन किन फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है। इट मींस उस फिजिकल क्वांटिटी में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो उनकी क्या पावर्स हैं। इट मींस कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर हम बनाते हैं, उसका मेजरमेंट करते हैं, अगर मेजरमेंट करेंगे तो उसकी कोई ना कोई यूनिट निकल के आएगी। अगर उसकी यूनिट को इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स हम लोग डिनोट करें तो फंडामेंटल यूनिट, उस फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल यूनिट की जो पावर होगी उसे हम लोग बोलते हैं डायमेंशन ऑफ दैट फंडामेंटल क्वांटिटी इन दैट फिजिकल क्वांटिटी। बाकी स्टूडेंट, ये केवल एक इंट्रोडक्शन है, इसके बाद जब हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे तो इसमें जो है डीप में स्टडी करेंगे। इट मींस स्टूडेंट, यूनिट फर्स्ट में हमें जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनके मेजरमेंट से रिलेटेड जो है जानकारियां मिलेंगी। देन स्टूडेंट, यूनिट सेकेंड इज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स स्टूडेंट, ये जो अपनी यूनिट होगी इसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसी भी पार्टिकल की मोशन की। बट जब हम पार्टिकल की मोशन को कंसीडर कर रहे होते हैं तो इसमें मोशन का कॉज क्या है, कॉज ऑफ मोशन को डिस्कस नहीं करते। इट मींस विदाउट गोइंग ऑन द बेसिस और cause by which motion is occurring by the particle, हम डिस्कस करते हैं सिर्फ और सिर्फ कि पार्टिकल की मोशन की स्टडी करेंगे, लेकिन पार्टिकल की मोशन किस कॉज की वजह से, किस रीजन की वजह से होती है उसको हम लोग इसमें डिस्कस नहीं करते। इट मींस ना तो हम पार्टिकल के मास को कंसीडर करेंगे और ना ही पार्टिकल में इंप्लीमेंट होने वाला, पार्टिकल में अप्लाई होने वाला फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, काइनेमेटिक्स यूनिट में जो चैप्टर्स हैं वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इट मींस वन डायमेंशनल मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इट मींस चैप्टर नंबर 5 जो काइनेमेटिक्स का है, इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में है, मोशन पोजीशन में है, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड वीटी ग्राफ, एसटी ग्राफ, एटी ग्राफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। देन स्टूडेंट, इन सारी चीजों में हम कहीं पे भी मोशन के कॉज की स्टडी नहीं करते। इट मींस काइनेमेटिक्स जो है हमारी किसी भी पार्टिकल के मोशन की स्टडी है, बट इसमें हम लोग मोशन का कॉज क्या है इसकी स्टडी नहीं करते। देन सेकेंड चैप्टर जो है हमारा वो है वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस स्टूडेंट, इस चैप्टर की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ये जो है वन डायमेंशनल मोशन होती है, बट इन केस ऑफ टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल मोशन हमें वेक्टर लॉस के बारे में पता होना चाहिए। इट मींस कि किस तरीके वेक्टर सम होता है, किस तरीके वेक्टर सब्सट्रैक्शन होता है, क्या वेक्टर प्रोडक्ट किस तरीके होता है, स्केलर प्रोडक्ट क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, एंड देयर आर मेनी वेक्टर लॉस जैसे लॉ ऑफ एडिशन, इट मींस लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पॉलीगन। तो ये सारी स्टडी हम लोग वेक्टर से रिलेटेड, इट मींस सच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कंसिस्ट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस, तो उनकी स्टडी, उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है इसमें हम लोग करेंगे। और इसमें जो है कुछ पार्ट हमारा टू डायमेंशनल मोशन, इट मींस
हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ डायरेक्शन में जब एक पार्टिकल मोशन एक साथ साइमल्टेनियसली परफॉर्म करता है तो उसकी भी स्टडी हम लोग करें। स्टूडेंट, अब इसके बाद जो अपने पास थर्ड यूनिट है, जो अपने पास थर्ड यूनिट है दैट इज लॉ ऑफ मोशन। यूनिट थर्ड इज लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन, इसको हम लोग डायनेमिक्स में बोलते हैं। इसमें भी हम लोग पार्टिकल के मोशन की स्टडी करते हैं, बट उसके कॉज को इंक्लूड करके करते हैं। इट मींस पार्टिकल के मोशन का जो काज होता है वो फोर्स है, तो इसमें हम लोग जो है फोर्स को इंक्लूड करते हैं। और इसके जो चैप्टर्स हैं, जैसे नंबर फर्स्ट चैप्टर इसका फोर्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर 1 इज फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। चैप्टर नंबर 2 है इसमें फ्रिक्शन, एंड चैप्टर 3 इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्टूडेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने जो 3 लॉज डिस्कस किए हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ फोर्स एंड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड जो चैप्टर नंबर 2 है वो ये है कि जब कोई बॉडी किसी रफ सरफेस में मोशन करती है तो उसकी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स डेवलप होता है जिसे हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं। और इस फिजिकल फिनोमिना को हम लोग क्लियर। नेक्स्ट चैप्टर अपना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्टूडेंट, 2 डायमेंशनल मोशन का एक एग्जांपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसमें एक जो पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा होता है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो उसके बारे में स्टडी करनी। स्टूडेंट, जो अपनी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 जो है होल, स्टूडेंट जो अपने पास यूनिट 4 है दैट इज वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर में स्टूडेंट जो चैप्टर है वो केवल सिंगल चैप्टर ही इसमें इंक्लूड किया गया है। चैप्टर का नेम भी है वर्क एनर्जी एंड पावर। चैप्टर 1 इज वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर में स्टूडेंट हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि जब भी किसी बॉडी पे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट शो करती है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज वर्क। एंड एनर्जी स्टूडेंट, जब भी हम किसी बॉडी में किसी भी सिस्टम में वर्क करते हैं तो वो वर्क इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी उस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है और उस एनर्जी से वो बॉडी जो है फिर से उसी सिस्टम से हम वर्क को ऑब्टेन कर सकते हैं। इट मींस कोई भी बॉडी जो वर्क कर सके उस बॉडी में हम ये कह सकते हैं कि उसमें एनर्जी है। अगर हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी मेजर करने की उस सिस्टम में अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी है तो जितना भी वो सिस्टम हमें वर्क दे सकता है उतनी ही हम उस सिस्टम में एनर्जी कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, पावर। तो जब कोई भी सिस्टम हमें वर्क दे रहा होता है तो 1 सेकेंड में जो अमाउंट ऑफ वर्क उस सिस्टम के द्वारा दिया जाता है या 1 सेकेंड में जो अमाउंट ऑफ वर्क उस सिस्टम में किया जा रहा है उसे ही हम लोग बोलते हैं पावर। इट मींस 1 सेकेंड में कितने जूल वर्क कोई बॉडी करती है उसमें हम लोग उस बॉडी को बोलते हैं कि उतने वाट उसकी पावर। स्टूडेंट, जो अपनी यूनिट नंबर 5 रिजिड बॉडी एंड मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स।
मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। स्टूडेंट यूनिट नंबर 5 में क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, जो ये टोटल स्टडी अभी यूनिट नंबर 4 तक अपनी हुई थी, वो किसी भी बॉडी के एक सिंगल पार्टिकल की मोशन की स्टडी। बट इन केस ऑफ भाई कोई भी बॉडी है, देयर आर मेनी पार्टिकल प्रेजेंट इनसाइड ए बॉडी, तो उस बॉडी के अंदर जो इतने सारे पार्टिकल्स है, इट मींस इतने सारे पार्टिकल से मिलकर जो एक सिस्टम बना हुआ है, इट मींस जो बॉडी है हमारी, अगर उसकी मोशन की स्टडी हमें करना हो तो उसके लिए कुछ लॉज हैं, उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जो ये चैप्टर हमें सिखाएगा कि कैसे हम कई सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई बॉडी की स्टडी, मोशन, उस बॉडी की मोशन की स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे स्टूडेंट सेंटर ऑफ मास, पता लगेगा हमें सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें उस बॉडी का टोटल मास कंसीडर होता है। अगर हमें किसी बॉडी की स्टडी करनी है तो उसके सेंटर ऑफ मास की स्टडी करनी होगी, हमें पता लगेगा कि उस बॉडी की वेलोसिटी उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से डिनोट होगी, उस बॉडी का मोमेंटम उसके सेंटर ऑफ मास से डिनोट होगा, उस बॉडी में लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास में लगने वाले फोर्स से डिनोट होगा। इसमें सर्टेन चैप्टर्स हैं, जैसे सेंटर ऑफ मास है, रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट मींस इसका चैप्टर नंबर 1 है स्टूडेंट, चैप्टर 1 सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। चैप्टर 2 रोटेशनल मोशन ऑफ rigid bodies, rotational motion of rigid bodies। स्टूडेंट इट मींस अभी तक जो हम लोग यूनिट नंबर 4 तक जहां तक भी स्टडी कर पा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन के लिए स्टडी कर पा रहे हैं। बट ये जो यूनिट नंबर 5 है, इसमें लीनियर मोशन के साथ साथ जो रोटेशनल मोशन है उसको भी हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज में हम लोग पढ़ेंगे जैसे एंगुलर मोमेंटम है, टॉर्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। देयर आर मेनी फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच विल बी स्टडीड इन दिस चैप्टर रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज। और ये एक तरीके से ये जो चैप्टर है अपना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बिकॉज इसमें हम लोग एक पार्टिकल जब रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस होते हैं कि उसकी वजह से बॉडी जो है हमारी रोटेशनल मोशन को परफॉर्म करती है। देन इसमें हम लोग बॉडी की रोटेशनल मोशन की स्टडी को करें। यूनिट नंबर 6 ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में अपने पास जो चैप्टर होंगे वो होगा, एक ग्रेविटेशन है, चैप्टर 1 ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन। एंड चैप्टर 2 मोशन ऑफ सैटेलाइट, मोशन ऑफ सैटेलाइट, एस्केप वेलोसिटी, मोशन ऑफ सैटेलाइट्स, एस्केप वेलोसिटी। तो स्टूडेंट ये जो टोटल सिलेबस है ये अपने क्लास 11 की फिजिक्स का जो फर्स्ट बुक है एनसीईआरटी का पार्ट ए, उसका सिलेबस है। अगर स्टूडेंट पूरी स्टडी की हम लोग बात करें तो यार यूनिट नंबर 1 में जो हमें शो किया गया है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके मेजरमेंट के बारे में बताया गया कि हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किस तरीके करना है, उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को किस तरीके से डिनोट करना है, उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को ऑब्टेन करने के तरीके क्या हैं। और जो डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर है वो ये बताता है कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वो किन किन फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है और उस फिजिकल क्वांटिटी में उस फंडामेंटल क्वांटिटी की क्या पावर्स इंक्लूड हो रही हैं। और यूनिट नंबर 2 में काइनेमेटिक्स, इट मींस पार्टिकल के मोशन की स्टडी करनी है। बट पार्टिकल के मोशन की स्टडी करते समय हम लोग इस बात का ध्यान नहीं देंगे कि पार्टिकल का कॉज क्या है, मोशन उसमें क्यों हो रही है, रीजन क्या है, किस रीजन की वजह से पार्टिकल मोशन कर रहा है। इट मींस फोर्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बॉडी की मास के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। और
उसमें जो है पार्टिकल की स्पीड क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, एंड पार्टिकल में क्या एक्सेलरेशन है, पार्टिकल की मोशन के स्टडी के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन जो इसाक न्यूटन ने डेवलप करी उनके बारे में स्टडी करेंगे। वेक्टर एनालिसिस में जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है उनको हम लोग जब अगर फिजिकल क्वांटिटीज में जो वेक्टर क्वांटिटी इट मींस जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस की भी जरूरत पड़ती है, अगर उन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमें कैलकुलेशंस करना है और उनकी स्टडी करना है तो उनके स्टडीज के लिए क्या क्या लॉ होंगे, किस तरीके से हम लोग उनको डील करेंगे, तो वेक्टर एनालिसिस में उसके बारे में डिस्कस किया गया है। लॉ ऑफ मोशन में जो भी पार्टिकल्स मोशन कर रहे हैं तो उनकी मोशन का कॉज क्या है इसके बारे में स्टडी करेंगे। इट मींस जो फोर्स है इसकी डीप स्टडी होगी। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जैसे लॉ ऑफ इनर्शिया है, लॉ ऑफ फोर्स है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शंस है, उसकी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 2 में जब भी कोई बॉडी मोशन कर रही होती है और मोशन करते समय हम देखते हैं जैसे कोई बॉल ग्राउंड में जाके स्टॉप हो जाती है तो उसके पीछे रीजन क्या है, बॉडी जिस डायरेक्शन में मोशन कर रही है तो बॉडी के सरफेस और रफ सरफेस इट मींस जिसके ऊपर बॉडी मोशन कर रही है तो उन दोनों की रिलेटिव मोशन का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपोज करता है। इट मींस बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगने लगता है जिसे हम लोग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं और इस फिनोमिना को फ्रिक्शन बोलते हैं। तो इसके बारे में स्टडी करेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है और इट मींस बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, बॉडी हमारी सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रही है। हम लोग स्टडी करेंगे कि इस कंडीशन में जब बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो और बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही हो तो उसकी मोशन की स्टडी किस तरीके से हो सकती है। वर्क एनर्जी एंड पावर में हम लोग ये देखेंगे जब हम किसी बॉडी में कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो बॉडी इन द फॉर्म ऑफ देयर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। जब हम बॉडी में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट इट मीन जस्ट लाइक ए फ्रिक्शन फोर्स एंड रेजिस्टेंस इसके अगेंस्ट हम लोग जब वर्क करते हैं तो वो वर्क इन द फॉर्म ऑफ हीट साउंड एंड लाइट एनवायरमेंट में डेसिपेट हो जाता है। तो मतलब किसी भी बॉडी में फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेसमेंट करने से वो बॉडी वर्क को परफॉर्म करती है और वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसके बारे में स्टडी करेंगे। और अगर हम बॉडी में किसी भी फोर्स के अगेंस्ट वर्क ना करें तो बॉडी में वही वर्क इन द फॉर्म ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी स्टोर होने लगता है। बॉडी 1 सेकेंड में जितना वर्क करती है, जितना वर्क बॉडी में किया जाता है उसे हम लोग पावर बोलते हैं। इसके बारे में स्टडी करेंगे। एंड वर्क एनर्जी थ्योरम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। रिजिड बॉडी एंड मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब देखो यार, अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे बॉडी के एक सिंगल पार्टिकल के स्टडी की बात कर रहे थे, लेकिन क्या होगा रिजिड बॉडी एंड मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में कोई भी बॉडी हमारी कई सारे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है और उसमें सिंगल पार्टिकल के स्टडी से तो बॉडी की मोशन की स्टडी होने जाएगी। अब हमें पूरे बॉडी की स्टडी करनी। इट मींस जो बॉडी में सारे पार्टिकल्स इंक्लूडेड हैं उन सारे पार्टिकल्स की एक साथ स्टडी करनी है। तो यार बॉडी के अंदर हमें पता लगेगा कि एक ऐसा पॉइंट भी होता है जहां बॉडी का सारा मास इंक्लूडेड होता है, उसे हम लोग सेंटर ऑफ मास कहते हैं। और इसी सेंटर ऑफ मास की जो मोमेंटम होगा, इसमें जो फोर्स लगेगा और मतलब बॉडी की मोशन को डिनोट करने के लिए उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। देन इसकी स्टडी करेंगे। रोटेशनल मोशन में जब कोई बॉडी रोटेट होती है तो बॉडी की रोटेशनल मोशन के स्टडी में क्या है एंगुलर मोमेंटम, क्या है टॉर्क एंड क्या वर्क डन बॉडी देगी हमें, क्या होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, क्या होता है लीनियर इक्विलिब्रियम, इन सब चीजों की स्टडी करेंगे। ग्रेविटेशन में यार हमें पता है यार कि कोई एक मास जो होता है ना, एक मास दूसरे मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब एक मास दूसरे मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। फिर वो मास अपने चारों तरफ अपनी सराउंडिंग एक ग्रेविटेशनल फील्ड को प्रोड्यूस कर देगा। उस ग्रेविटेशनल फील्ड के डिफरेंट पॉइंट्स में क्या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी, क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगा और बॉडी की क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इन सब चीजों के बारे में डीप में स्टडी होगी। और नंबर जो लास्ट चैप्टर है अपने पार्ट ए बुक का, मोशन ऑफ सैटेलाइट्स। तो यार जो भी
प्लैनेट्स हैं उनके सराउंडिंग जो जो भी बॉडीज रिवॉल्व करती उन्हें हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। तो इनके मोशन की स्टडी हम लोग इसमें करेंगे। तो क्लियर है यार, पार्ट ए का सिलेबस बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एक तरीके से देखा जाए तो पार्ट ए सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन की स्टडी को इंक्लूड किया गया है और इसके अंदर सिंगल पार्टिकल की भी स्टडी है और इसके अंदर सारे पार्टिकल से मिलकर एक बॉडी की भी स्टडी है। तो छोटे से पार्टिकल से लेके एक बड़ी बॉडी तक की मोशन को इंक्लूड किया गया है अपने इस पार्ट ए में। देन स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने जो है अभी तक जो अपने क्लास 11 की फिजिक्स है उसमें जो एनसीईआरटी की फर्स्ट बुक है उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस किया हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सिलेबस है और बहुत मजा आता है और ओवरऑल आज जो हमें समझ में आना चाहिए, जो अपने दिमाग में भी बिठा के रख लेना चाहिए कि जो भी पार्ट ए में है वो यार कुछ नहीं है, एक सिंगल पार्टिकल के मोशन की स्टडी है, एक सिंगल पार्टिकल के ट्रांसलेशनल मोशन और एक सिंगल पार्टिकल के रोटेशनल मोशन की स्टडी है। कुछ नहीं है यार। जो सेकंड पार्ट इसमें इंक्लूड हो गया आगे जाके वो ये रिलेटेड है कि कई सारे पार्टिकल से मिलकर जो बॉडी बनी है उस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो उस बॉडी की मोशन की स्टडी कराएगा। तो हमें क्या करना है यार, सिंगल पार्टिकल से लेके बड़ी बॉडी तक के मोशन की स्टडी को अपने एनसीईआरटी की फर्स्ट बुक में स्टडी करना है। तो नो प्रॉब्लम यार। और ग्रेविटेशन चैप्टर जब आएंगे तो 1 बाय 1 हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। आज बस हमें केवल चैप्टर्स के बारे में जानना था, आज बस हमें देखना था कि अपना सिलेबस क्या है और उस सिलेबस में किस तरीके से हमें स्टडी करनी चाहिए। तो यार एक सीक्वेंस में अगर हम पार्ट ए बुक को पढ़ते हैं, एक सीक्वेंस में जो हमने कहा था कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए फर्स्ट बुक को पढ़ने के लिए, तो फर्स्ट बुक को पढ़ने के लिए यार स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि हमें जब तक हमें पीछे वाला चैप्टर कंप्लीट नहीं तब तक हमें आगे वाले चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। यार अगर काइनेमेटिक्स नहीं आ रही तो डायनेमिक्स आप नहीं पढ़ पाओगे। यार अगर वर्क एनर्जी एंड पावर आपको नहीं आएगा तो आप कभी भी ग्रेविटेशन चैप्टर को कंप्लीट कर ही नहीं सकते हो। इसलिए यार फर्स्ट बुक को अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो फर्स्ट बुक ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये किसी भी बॉडी की मोशन के स्टडी के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसलिए आपको करना क्या है, आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एक सीक्वेंस में पढ़ते चले जाना है। जब भी आप एक सीक्वेंस में पढ़ोगे तो आपको हराने वाला कोई नहीं और एक इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। यार इतना गजब का सिलेबस है, अगर आप एक सीक्वेंस में पढ़ते हो ना तो बहुत ही लाजवाब इंटरेस्ट आने वाला। Okay, thank you so much for watching my videos and like, subscribe and share my YouTube channel because यार ये एक सीक्वेंस और सीरीज जो अब मिलने वाली है आपको, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।